हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी एकदम मज़ेदार धमाकेदार चल रही होगी। तो चलिए, आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 1 2 1 कंप्लीट कर दिया है और साथ में क्लास 6 का पूरे 11 तक जितने भी चैप्टर है क्लास 6 पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम आ गए हैं क्लास 7th में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 2। इससे पहले आपने पूरी 6 क्लास की वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देख लीजिए। बिकॉज एनसीईआरटी इज द पावर ऑफ द स्टूडेंट। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी क्या है, हमारे लिए पावर ही है प्रीलिम्स का। बिकॉज यहाँ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब तक हमें लाइन बाय लाइन नहीं पता होगा तो क्या हम कभी भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। बिकॉज इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को किसी भी बुक को प्रूफ के साथ लाइन बाय लाइन दिखाया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि ये हम एनसीईआरटी से ही उठाए हुए हैं, ठीक है ना। और जो भी आप लोग को यहाँ पढ़ाई होगा वह जेन्युइन रूप से ही पढ़ाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट जो इसमें होगा वही बताएंगे, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम नहीं बताएंगे। हम क्लास बाय क्लास चलेंगे। क्लास 7 में है तो क्लास 7 के तरीके से समझेंगे, जब क्लास 12th में आएंगे तो क्लास 12th के तरीके से समझेंगे। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे आगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बिना देर किए हम अपनी क्लास की शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नए राजवंशों का उदय, ठीक है ना। जिसमें पहले जो क्लास 6 का जो पहला नंबर चैप्टर था बच्चों, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1000 वर्षों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना, कि 1000 वर्षों के दौरान आखिर परिवर्तन क्या क्या हुए थे, ठीक है ना। यानी कि 750 से लेके यहाँ पे बताया था कि 750 से लेके 1750 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। और कैसे 1154 में जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, एक मतलब चित्रलेखाकार, उन्होंने एक चित्र दिया था जो कि बताया था ये पूरे एशिया का चित्र है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ था, 1720 ईस्वी में भी एक वैज्ञानिक चित्र दिए थे जिनको उन्होंने बताया था कि ये है एशिया का चित्र, जो कि लगभग रूप से ये वाला चित्र हम लोगों की मिलती थी, क्योंकि इसमें कौन सी भाषा में लिखी हुई थी, अरबी भाषा में लिखी हुई थी, जिसको हम लोग समझ नहीं पाए। और इनको किसने दिया था, अल इदरीसी ने। किसने, अल इदरीसी। देखिए, आप लोगों को एक और बात बता दें, अगर आप लोग पढ़ने आते हैं तो पीछे का एक बार रिकॉल करके आइएगा, ताकि आप लोग को जोड़ने में आसान हो जाए। और नहीं तो हम तो यहाँ जोड़वा ही देते हैं, ठीक है ना। और साथ में जो 1720 में दिया था उन्होंने, ये किसने दिया था, गिवलाम द लिस्ले। गिवलाम द लिस्ले, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, कल ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। इन्होंने दिया था, तो इन्होंने कहा था कि ये है एशिया, इन्होंने कहा था ये है एशिया। और इनकी जो खासियत ये थी कि यहाँ पे जो अपना यूपी के बारे में दिखाया गया था, यूपी कन्नौज में, वो क्या था, एकदम उत्तर दिशा में भारत का जो ये नीचे श्रीलंका जो होता है, श्रीलंका दक्षिण दिशा में एकदम नीचे होता है यहाँ, तो वो पूरे एशिया का यहाँ दिखा दिया था, ठीक है ना। बस यही इसकी गलती हो गई थी इस चित्र की, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस तरीके से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि 13वीं शताब्दी में, और क्या कहते हैं इसको, 13वीं में और 14वीं में देखा था, और उसके बाद 16वीं शताब्दी में देखा था कि कौन कौन से आए। तो 13वीं में कौन थे, फारसी इतिहासकार थे, जिनको जिनको हम लोग ने मिन्हाज ए सिराज कहा था। और मिन्हाज ए सिराज क्या कहते कि पंजाब का, हरियाणा का और गंगा का मध्य वाला जो क्षेत्र है वही है हिंदुस्तान। और वही 16वीं शताब्दी में कौन आए, बाबर जी आए हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा कि जो पशु पक्षी और इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से मतलब सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा था, मतलब वो कहा था, क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहा था। और साथ में 14वीं ईस्वी में अमीर खुसरो जी आए और उन्होंने बताया कि उनकी, इनकी और इनकी दोनों की लगभग सेम थी, दोनों की लगभग क्या थी, मिलान थी। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अभी भी भारत में दक्षिण भारत के क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। भारत में दक्षिण भारत के क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था।
ठीक है ना। तो ये हमने क्या पढ़ा, कल पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इतिहास तथा स्रोत क्या होता है और इतिहास कहाँ से, उनके स्रोत क्या क्या थे, कैसे वो लोग पांडुलिपियों से किया करते थे, कैसे वो लोग एक मतलब कुछ देख लेते थे उससे। और एक बात और, कल हम लोगों ने नास्तलिक लिपि और सिकस्त लिपि के बारे में भी पढ़ा था। आप लोगों को पता ही होगा नास्तलिक लिपि और सिकस्त लिपि होता क्या है। तो नास्तलिक लिपि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये बाईं ओर लिखी जाती थी और सिकस्त लिपि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ से क्वेश्चन उठ चुका है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। जो नास्तलिक होती थी यानी कि ना ब, ठीक है, और जो सिकस्त लिपि होती थी सिकस्त यानी कि सी द, ठीक है ना। नास्तिक लिपि यानी कि मैंने कल ट्रिक भी इसको बता दिया था कि नास्तनिक यानी कि नाश कर देगा बायां हाथ, ठीक है ना। तो हमने ये मतलब ट्रिक भी बता दिया था आप लोग को ताकि याद हो जाए। तो नास्तिक लिपि ये कहाँ लिखी जाती थी, बाईं ओर, और सिकस्त लिपि ये कहाँ लिखी जाती थी, दाईं ओर, ठीक है ना। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को मत भूल जाइए क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट ही हमें क्या कर देती है, डुबा देती है। और कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कैसे 1750 से लेके मतलब 750 से लेके और 1750 के बीच में कौन कौन से परिवर्तन हुए, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कैसे तकनीकी में परिवर्तन हुई कि जैसे कृषि की जाती थी पहले कुछ और तरीके से, और अब नई नई क्या की गई, प्रौद्योगिकी का यूज किया गया, सिंचाई में बेहतर प्रबंध किए गए, ठीक है ना। उसके बाद सिंचाई की पद्धति, उसके बाद क्या कहते हैं, रहट पद्धति में लाया गया, हथियार लाया गया, बारूद का भी यूज किया गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सामाजिक गतिशीलता कैसे बढ़ने लगी, राजपूत लोगों का कैसे महत्व बढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद पर्यावरणीय परिवर्तन भी हम लोगों ने पढ़े थे, कृषक के बारे में, जंगल के बारे में, कटाई के बारे में, सामाजिक भी अंतर देखा था, जाति पंचायत में कैसे अंतर चल रहे थे, व्यवसाय में, उसके बाद कैसे असमानता भारी रूप से यहाँ पे हमें देखने को मिली है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी देखा था भारत तथा इनकी जो दोनों ऐसे सिद्धांत थे जिनकी परंपराओं में असमानता थी। भारत में मतलब एक बात सिंपल में देख लूं तो जो भी दोनों सिद्धांत दिया था ना उनमें क्या थी, असमानता थी। और एक छोटी सी बात हम लोगों ने जो कि कल नहीं देखा था, कल हमने इसका वो नहीं बनाया था आप लोगों को, ठीक है ना, मतलब मगर बता दिए थे। जो सिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद थे, ठीक है ना। जो शिया होते थे सिया, वो पैगंबर साहब का दामाद हुआ करते थे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, पैगंबर साहब का दामाद, पैगंबर, ये पैगंबर साहब जी का दामाद हुआ करते थे। और यही जो सुन्नी होते थे, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, जो सुन्नी होते थे वो सुन्नी क्या होते थे, खलीफा के प्रभुत्व में रहते थे। क्या, खलीफा के प्रभुत्व में सुन्नी लोग क्या करते थे, खलीफा के प्रभुत्व में रहा करते थे। उनके लिए कोई खास ऐसी कुछ थी ही नहीं, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने देख लिया। चलिए इतनी तो आप लोग को समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मतलब ये पिछले पिछले का सार था, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो सार हम लोगों ने समझ लिया। आज देख लेते हैं नए राजवंशों का उदय, किस तरीके से हुआ एक नए राजवंश का उदय, आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, सब मिट गया पहले ही, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमें कुछ देखना है तो उसको हम क्यों ना देख ही लेते हैं। यहाँ देखिए कश्मीर है, जो जो हमें देखना है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे कनौज है, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है, यहाँ पे चहमान वंश है, ठीक है ना। उसके बाद और बता दे तो यहाँ पे राष्ट्रकूट है, और यहाँ पे है चोल, और यहाँ पे है चेर, ठीक है ना। जो जो हम टिक लगा दे रहे हैं ना सबको देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, चेर। उसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या है, पांड्या, ठीक है ना, यहाँ पे पांड्या है। उसके बाद यहाँ पे गंगा नदी की दिखाई हुई है, गंगा नदी, ठीक है ना। उसके बाद उत्कल है यहीं पे, ठीक है। और साथ कर एक और बहुत सुंदर है, चंदेल, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, परमार, उसके बाद पाल, ठीक है ना, कामरूप। इन सबको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, बिकॉज जो जो भी बच्चे मतलब मेंस का एग्जाम देते हैं ना बच्चों, और जो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल में है, जैसे कि आप सबको पता है हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो कल मैंने आप लोग को बता दिया था, कल भी एक मैंने चित्र दिखाया था आप लोगों के लिए, मैप दिखाया था जिसमें बता था कि एक दो उसको फील करना है उस टाइप में, और इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नाम ऐसे नाम दे देगा उसको आप लोग दर्शाइए, तो आप लोग को दर्शाना होगा, और ये क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है ना। तो इन सब पे क्या कीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नए राजा तथा उनके राज्य किस तरीके से थे। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने अपने मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करें।
अधिक सत्ता और संपत्ति हासिल करने के लिए सामंत अपने अपने महासामंत तथा महामंडलेश्वर एवं महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। यानी कि सिंपल भाषा में ये कहा जाए तो वो लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कि ये कोई राजा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता था, मेन रूप से कौन होते थे, राजा होते थे। राजा के अधीन जितने भी सामंत लोग हुआ करते थे वो कभी कभी क्या करते, खुद को महासामंत घोषित कर देते थे और खुद को ये भी कह देते थे कि हम क्या है, राजा से मतलब स्वतंत्र है, राजा के अंदर में हम नहीं है, हम महासामंत हो गए, हम महामंडलेश्वर हो गए, ठीक है ना। पूरे मंडल के महान स्वामी कहा जाता था, मतलब महामंत, ठीक है ना। इसीलिए वो खुद को क्या करते थे, महामंत घोषित कर दिया करते थे। आगे देखते हैं, इस चित्र को देखिए, ये एलोरा की गुफा है, ठीक है ना। विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है एलोरा की गुफा में, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं, इस तरह के एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूट का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 18वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रघात दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी के अधीन से इनकार कर दिया, उसे हराया और मतलब इसको देख लेते हैं हम फ्लो चार्ट से, ठीक है ना। यानी कि एक था वंश राष्ट्रकूट, ठीक है ना, राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट जो वंश था ये क्या था कि ये पहले जो था ये चालुक्य का अधीन था। क्या था, चालुक्य के अधीन था पहले ये वंश, ठीक है ना। और जब ये वंश चालुक्य के अधीन था तो इसने क्या किया कि इसने हिरणगम्य यज्ञ कर दिया। आप लोगों ने भी सुना होगा हिरणगम्य यज्ञ, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, हिरणगम्य, पहले क्या होता था, हिरणगम्य यज्ञ करने के बाद राजा बन जाते थे, ठीक है ना। तो ये हिरणगम्य यज्ञ करके खुद को क्या किया कि सामंत घोषित कर दिया, ठीक है ना। और इन्होंने क्या की, अपने अपने हिसाब से कर की व्यवस्थाएं लागू कर दी। और वो जो कर की व्यवस्थाएं लागू की थी उसमें जो इम्पोर्टेंट कर है वो है वेटी कर, जो क्या होता था, एक जबरन श्रम होता था। ये होता था क्या, जबरन श्रम, वेटी कर, यानी कि जबरदस्ती लेके आते थे और श्रम करवाते थे, ठीक है ना, वेटी कर। एक होता था कदमाई कर, एक होता था क्या, कदमाई कर। और ये जो कदमाई कर होती थी ये भू राजस्व होता था, यानी कि भूमि के ऊपर राजस्व, ठीक है ना। ये क्या होता था बच्चों, भू राजस्व। ये होता था वेटी और ये होता था कदमाई कर, यानी कि इस पे ये भूमि के ऊपर राजस्व ली जाती थी। इसी के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है, हाँ, अपने चालुक्य स्वामी के अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण गर्भ यानी कि सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया तो यह माना गया कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये यज्ञ करने के बाद वो मतलब जन्म से क्षत्रिय नहीं थे मगर क्षत्रिय के रूप में विभक्त हो गए, ठीक है ना। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक एवं राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक, मतलब एक क्षत्रिय ही नहीं बल्कि ब्राह्मण थे, उन्होंने भी क्या किया, शस्त्र को अपनाया और वो क्या करना शुरू कर दिया, युद्ध में लग गए, ठीक है ना। अब राज्यों के प्रशासन में एक मुख्य है, उसको हम देख लेते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग चित्र ही बना के समझ लेते हैं, ठीक है ना। 3 राज्यों के प्रशासन काफी ज्यादा क्या था, मतलब महत्वपूर्ण था। यहाँ पे थे कनौज, एक था कनौज, तो दूसरा था पाल, तो तीसरा था राष्ट्रकूट, तीसरा था क्या, राष्ट्रकूट। इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले राज्यों का प्रशासन। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि तीनों भुवनों के स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों तथा साथ ही अपने किसानों, व्यापारियों तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे, ठीक है ना।
इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या फिर बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मारकर वसूल लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने के लिए भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, यानी कि समझा जाए यही राजस्व के बारे में बोल रहा है कि वो लोग या तो मांगते थे, नहीं तो क्या करते थे, कह लेते थे कि हाँ हम भूस्वामी हैं तो हमें क्या करो, इसका राजस्व दो। अब देख 400 कर इंपॉर्टेंट था, 400 कर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। 400 कर को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। चलिए, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंशों के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 कर से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी कर, जो कि हम लोगों ने अभी बताया, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम कदमाई यानी कि भू राजस्व मानते थे, ठीक है ना। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या फिर तार के पेड़ पर चढ़ने वाला कर, सीढ़ियों का इस्तेमाल करने वाला कर, यानी कि समझा जाए तो वहाँ पे सो के उठने वाला कर भी और उठ के सोने वाला कर भी लगाया जाता था, शायद मुझे लगता है जहाँ तक कि, ठीक है ना। कर अत्यधिक मात्रा में क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट कर शक्य में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों पर अपना प्रयोग संभावनाएं क्या कहती थी, बनाई थी, ठीक है ना। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में ऐसा भी होता था कि कई बार राजा के निकट संबंधी इन इन ओहदों पर होते थे, यानी कि मतलब राजा के जो निकट संबंधी होते थे उनको ही क्या किया जाता था, सेना में भर्ती की जाती थी, और साथ में जो भी जिस प्रकार के भी मंत्री का आयोजन किया करते वो उनके करीबी ही थे, और ये वंशानुगत होता था, ठीक है ना। प्रशस्तियां एवं भूमि अनुदान, मतलब किस प्रशस्ति से हमें भूमि अनुदान, भूमि का दान देना, ये सब पता चला है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रशस्तियों में से ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो कि अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, प्रशस्ति होता था वो, ठीक है ना। नागभट्ट की उपलब्धियां, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों के बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट अपने कामों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार किया गया, उसको आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से अपने कामों का वर्णन किया था। राजा और लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे, जो भूमि वाले, मतलब समझा जाए तो राजा क्या करते थे, राजा भूमि दिया करते थे ब्राह्मणों को, या फिर जिनको भी भूमि दे वो क्या करते थे, इसी ताम्र के पत्र पर उस पर लिखा जाता था कि ये भूमि अब इनके नाम पे है, मैंने दे दिया, ठीक है ना। अब भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, यह चोलों द्वारा दिया गया एक भूमि अनुदान का तमिल भाग है। हमने मिट्टी की मड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये मतलब उन्होंने ये बताया कि भूमि के साथ साथ आखिर देते हम लोग क्या थे उनको, ठीक है ना, और उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में इसमें लिख दिया है। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचना किया गया है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दिया गया है। इसे कल्हन नामक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हन ने अपनी वृत्तांत में लिखने के लिए शिलालेखों और दस्तावेजों के प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन के पहले इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखला है। इसलिए 12वीं सदी में यह क्या है,
असाधारण ग्रंथ था, यानी कि साधारण नहीं था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश के आधार पर कई क्षेत्र विशेष थे। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासन सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्षीय युद्ध, मतलब वही तीन पक्षीय युद्ध जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, वो लड़ा किस चीज के लिए आया था? कनौज के लिए। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और साथ में पाल वंश, तीनों आपस में लड़ते थे कनौज के लिए। कनौज हमें चाहिए तो कनौज हमें चाहिए, जिसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया था। ठीक है ना। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़ी मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। इसके लिए वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है ना। अफगानिस्तान के गजनी सुल्तान महमूद ऐसे शासक सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में ईरान उपमहाद्वीप के दक्षिण उत्तर पश्चिमी हिस्सों से तक किया। वह लगभग, एक सेकेंड बस, वह लगभग, मतलब वो मंदिरों पे निशान लगाते थे कि ना। संपन्न मंदिर जिनमें गुर्जर प्रतिहार सोमनाथ मंदिर भी क्या था? उसमें शामिल था। बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हो, यानी कि समझा जाए तो वो अपनी जो गजनी में राजधानी बनाई थी ना, वो तो सिंपल भाषा में मंदिर को बहुत ज्यादा मात्रा में लूटते थे वो। ठीक है ना। भारत पे ही कितनी बार आक्रमण कर दिया था उसने। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप के लेखा देखा कि यहाँ से लूट के गया, और साथ में कि अल बरूनी को भेज दिया कि जाओ, अब वहां से हम तो लूट के आ गए, अब तुम लिखना वहां पे कि कैसा कैसा क्या क्या था। ठीक है ना। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया, यानी कि सिंपल भाषा में समझा जाए तो किताब उल हिंद किसका है? अल बरूनी का है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लीजिए, किताब उल हिंद किसका है? अल बरूनी का है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी आते थे, जो बाद में चौहान के रूप में उभरे। वे दिल्ली और अजमेर के पास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार का बढ़ाए रखना चाहा। उन्होंने उस गुर्जर और चालुक्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान के सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1952 में उसके हाथों वो हार गया। यानी कि चोल नजदीकी से एक नजर। चलिए चोल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा के मुसल्लीपट्टम नामक एक प्रसिद्ध छोटा सा मुखिया परिवार सत्ता के थे। वे कांचीपुरम से पल्लव राजाओं के मातहत थे।
उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी में के मध्य में मुठियारों को हराकर उसे डेल्टा पर कब्जा कर लिया और उसने तंजावुर शहर और निशुम्भशुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है ना, कहाँ है? चोल, यहाँ पे। ठीक है ना, इसको मैंने गोला लगा दिया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य एवं पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गया था। राज्य और महाराज प्रथम सबसे क्या कह रहा है? राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना और उसी ने ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अपनी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए वे एक जल सेना भी बनाई थी, यानी कि जल सेना बनाकर वो क्या करते थे? हमला किया करते थे। एक बात और बता दूं, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते फ्लो चार्ट। ठीक है ना, जो गजनी थे कौन थे? वो क्या अफगान से ही आए थे ना वो? ठीक है ना, वो अफगान से आए हुए थे। ठीक है ना, कब आए थे? 997 से लेकर 1030 तक उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है ना, शासन का विस्तार किया था। कहाँ कहाँ तक किया था? मध्य एशिया से ईरान के उपमहाद्वीप तथा उत्तरी पूर्वी भाग से लेकर सोमनाथ के मंदिर पे जाके वो क्या कर दिया? लूट लिया। अल बरूनी को उसने भेजा और बोला क्या कि जाओ तुम वहाँ के, मतलब जो हम तो लूट के आ गए, अब तुम जाओ वहाँ के दशाओं को देखो कि दशा क्या है और उसके बारे में तुम लिखो। तो अल बरूनी जब यहाँ पे आया उसका दूत बन के, तो उसने क्या किया कि सिंपल वे में एक बुक लिख दी। जिस बुक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं? किताब उल हिंद। क्या कहते हैं? किताब उल हिंद। दोस्तों एक बात बता दूं, सीजीएल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? समझ रहे हो आप? ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ कि 1191 में, ठीक है ना, पृथ्वीराज द्वितीय तथा गौड़ी के बीच युद्ध हुआ था। और 1192 में पृथ्वीराज द्वितीय तथा गौड़ी के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम पता है क्या था? तराइन का युद्ध। इसी में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, 1191 और 1192 में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे भी पृथ्वीराज द्वितीय ही था और गौड़ी ही था, मगर जीता कौन? यहाँ पे गौड़ी। और यहाँ पे कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय ही था और यहाँ पे भी गौड़ी ही था, लेकिन सेकेंड बार कौन हार गया? गौड़ी। अभी हम लोग इसी को पढ़ रहे थे। ठीक है ना, सेकेंड बार में गौड़ी क्या हो गया था? हार गया था। कह रहा है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंडल चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की एक दृष्टि की एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों का केंद्र बन गई थी। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहितों, मालावार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि सबको वो क्या करते? खर्चा चलाते थे। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र माना गया था। ठीक है ना, उस समय वो मंदिर, तंजावुर का मंदिर। ठीक है ना, कांस्य प्रतिमाओं का बनाने का काम चोल कांस्य प्रतिमाओं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं गिनी जाती है। यानी कि कांस्य प्रतिमा में सबसे ज्यादा किसकी कांस्य प्रतिमा प्रसिद्ध है? तो वो चोल की। ठीक है ना, चोल की कांस्य प्रतिमा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना, यही है तंजावुर की मंदिर। देख लीजिए आप लोग भी, काफी ज्यादा भव्य है और खूबसूरत भी। कृषि और सिंचाई। चोलों के कई उपलब्धियों में कृषि, मतलब इस देखिए
ठीक है, हम पढ़ ही देते हैं ना। कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है और किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। शाखाओं में पानी कृषि यानी कि यहाँ जो कावेरी नदी आके गिर रही है, वो कावेरी क्या करती है, बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में रहती है। कावेरी नदी जब जाती थी यहाँ से, तो पानी यहाँ पे दे देती थी, जिसके कारण वहाँ के अगल बगल की भूमि क्या हो जाती थी, उपजाऊ हो जाती थी। हालांकि तमिलनाडु में दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 7वीं और 6वीं सदी में आकर वे इस इलाके के बड़े पैमाने पर खेती क्या हो गई, शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी, ठीक है ना। ये तंजावुर की बात हो रही है, ठीक है ना। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम के रूप में करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश की पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधन की व्यवस्था। इन कामों में देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। इस तरीके से खेती वहाँ क्या थी, अच्छी खासी हो जाती थी। साम्राज्य और प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत ही समृद्ध थी। इस तरह गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने के लिए, कर वसूलने और कई प्रशासकीय कार्य किया करते थे। यानी कि उर किसे कहते थे और नाडु किसे कहते थे, इस बात को तो आप पता चल गया। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु में काम कामकाज के अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनमें कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने समान रूप से मुवेंद वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले या फिर वेलन किसान, ठीक है ना, अरैयार जो कि प्रधान होते थे, जैसे उपलब्धियां भी दी थी। मतलब मुख्य रूप से उनके उनके पास में जो भी सटा वटा लोग था, उसको क्या करते, अच्छी खासी वो दे दिया करते थे पोस्ट, ठीक है ना। चोल अभिलेखों में भूमि विभिन्न कटोरियों का उल्लेख मिलता है। बेलन बाई गैर ब्राह्मण यानी कि बेलन बेलन वगाई, ये भूमि होती थी, ठीक है ना, जो कि चोल लोगों ने दिया था दूसरे को, ठीक है। उसके बाद गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि, ब्रह्मदेय यानी कि ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। बेलनबाई कौन होती थी, गैर, ये होता था बेलन बाई, ये होता था। अब ब्राह्मण दिया कौन था, ब्राह्मणों के किसान में दी गई है। साला भोग जो विद्यालय के लिए दिया जाता था। उसके बाद क्या था, देवदान, ये क्या होते थे, मंदिरों में। और पश्चिम दल, ये जैन स्थानों के लिए जो दान में दी गई भूमि होती थी ना, वो हुआ करता था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या फिर ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत में दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई थी, ठीक है ना। प्रत्येक ब्राह्मण के देख रेख में प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर व्यवराय दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी आकर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपाद करते थे। तमिलनाडु में चिंगलपूट जिले के उत्तर मेड़ू से प्राप्त अभिलेख में इस बात का विस्तृत किया, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, विस्तृत किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था और सिंचाई की काम काज या फिर बाग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। और आप लोग अगर चाहते हैं पीडीएफ देना जिसको आप लोग पढ़ सको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अभिलेख और लिखित सामग्री क्या होता था, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। बीज शब्द का यूज यहाँ पे किया गया है। उसके बाद सीमांत शब्द का, मंदिर शब्द का,
नाडु शब्द का यूज किया गया है और सभा शब्द का यूज किया गया है। इस सब के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको बना के आप लोग सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। इसको बना लीजिएगा और सेंड कीजिएगा। मिलान करना है इसमें, गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे होता था, राष्ट्रकूट, पाल वंश, चोल वंश, है ना, ये सारे वंश कहाँ कहाँ पे उभरे। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्षों में कौन कौन से शामिल थे, किसके लिए हुआ था, ये भी बताइएगा, ठीक है ना। कन्नौज के लिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। चोल कह रहा है, चोल साम्राज्य ने सभी सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती थी, ये भी बताइएगा। चहमानों के नियंत्रण, ये सब आप लोग को क्या करना है, बना के भेजना है टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और जय हिंद, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए।